हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के भौतिक विज्ञान के घटना चक्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर गया हूं। आज की क्लास का आज का टॉपिक है आपका तरंग गति, जो आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ या आरओ में बहुत ही पूछा जाता है। इन क्लासों की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से सभी क्लासें देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, तरंग गति। आइए देखते हैं कि तरंग होता क्या है। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है जो उद्गम बिंदु से माध्यम के कणों के वास्तविक स्थान के बिना सभी दिशाओं में संचरित होता है। तरंगों को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला यांत्रिक तरंगे, दूसरा विद्युत चुम्बकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगों को क्या होता है, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को आवश्यकता नहीं होती है। आइए देखते हैं यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, उसे यांत्रिक तरंगे कहते हैं। यांत्रिक तरंगे किसी भौतिक माध्यम में ही संचरित होती हैं। यांत्रिक तरंगों द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है, द्रव का नहीं। आगे देखते हैं, जल की तरंगे, ध्वनि की तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे इत्यादि तरंगों के उदाहरण इसके किसके यांत्रिक तरंगों के उदाहरण कौन कौन से, जो जल की तरंगे हैं और ध्वनि की तरंगे हैं और स्प्रिंग के तरंगे हैं। आगे देखते हैं यांत्रिक तरंगों के प्रकार। जब किसी माध्यम में कोई यांत्रिक तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। कणों के कंपन की दिशा के अनुसार यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली तो होती है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरी होती है आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे। आइए देखते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगें संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो ऐसी तरंगों को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगें संचरित होने पर माध्यम के कण क्या होते हैं? चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। आगे देखते हैं इसके उदाहरण। अनुप्रस्थ तरंगों के कुछ उदाहरण हैं, इन पर चर्चा करते हैं। पहला उदाहरण आपका तनी हुई डोरी रस्सी में कंपन। किसी डोरी या रस्सी के एक सिरे के हुक को बांधकर उसके दूसरे मुक्त सिरे को ऊपर नीचे हिलाते हैं तो रस्सी में इसके कणों के कंपन तरंग की गति की दिशा क्या होती है? लंबवत होते हैं। स्पष्ट है कि रस्सी में अनुप्रस्थ तरंगे हैं। दूसरा आपका है पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोसों में उत्पन्न की जा सकती हैं जिनमें दृढ़ता होती है। आगे देखते हैं, गैसों में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं किए जा सकते। द्रव्यों में अनुप्रस्थ तरंगे उनके भीतर नहीं बन सकते, केवल उनके तल पर ही बन सकते हैं। द्रव्यों में क्या होता है, द्रव्यों में अनुप्रस्थ तरंगे उनके भीतर नहीं बन सकती, केवल उनके तल पर ही बन सकते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे वैद्युत चुम्बकीय हो सकते हैं, जैसे प्रकाश तरंगे। प्रकाश तरंगे क्या है? ये आपकी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम स्थिति से ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को श्रृंग कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंग कहते हैं, जिसे क्रेस्ट कहते हैं, तथा नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को ग्रत कहते हैं। अगर ऊपर की ओर जो अधिकतम विस्थापन होता है तो उसे श्रृंग कहते हैं, अगर नीचे की होता है तो उसे ग्रत कहते हैं। आगे डायग्राम के माध्यम से अभी बताएंगे। किसी तरंग के लिए दो लगातार सुरंगों या गद्दों के बीच की दूरी क्या होती है? नियत होती है। जिस अनुप्रस्थ तरंग की तरंग दैर्घ्य कहते हैं उसे ग्रीक अक्षर लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये क्रस्ट है आपका, ऊपर से नीचे की ओर ऊपर की ओर जा रही है वो क्रस्ट है, और जो नीचे की ओर वो ग्रत है। आइए देखते हैं, तरंग संचरण की ये दिशा है, ए से बी की ओर, और बीच में क्या है? लैम्ब्डा है। आगे देखते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक है, जो आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ में पूछे जाते हैं। के क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में। किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण क्या होते हैं? तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर गमन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहते हैं? किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण क्या होते हैं? तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर गमन करते हैं तो उसे तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। किसी स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देने पर उसमें उत्पन्न तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं। ये आपकी देख सकते हैं, ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ये संपीड़न इस टाइप के अनुदैर्घ्य तरंगे हैं आपके। ये संपीड़न है, जहाँ पे नखीचे वहाँ संपीड़न, ये विरल कुछ दूरी हो जाती है, इनको विरल कहते हैं। और संपीड़न फिर विरल, इस प्रकार ये चलती हैं आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे। जिन स्थानों पर स्प्रिंग के चक्कर पास हैं वह संपीड़न कंप्रेशन की दिशा में कहे जाते हैं, तथा जिन स्थानों पर चक्कर के दूर हैं वे स्थान क्या? विरल रेफ्लेक्शन की दिशा में कहे जाते हैं।
आगे देखते हैं, एक संपीड़न से दूसरे समीपवर्ती संपीड़न की दूरी अथवा विरल से दूसरे समीपवर्ती विरल की दूरी अनुदैर्ध्य तरंग की तरंगें कहलाती है। अनुदैर्ध्य तरंगें सभी प्रकार के माध्यमों यानी कि ठोस, द्रव अथवा गैस में उत्पन्न की जा सकती हैं। आगे देखते हैं, वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगें सदैव अनुदैर्ध्य तरंगें ही होती हैं। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगें क्या होती हैं? सदैव अनुदैर्ध्य तरंगें ही होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें हमेशा यांत्रिक होती हैं और अनुदैर्ध्य तरंगें कैसी होती हैं? हमेशा यांत्रिक होती हैं। आगे देखते हैं, द्रवों की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होते भी उनके भीतर केवल अनुदैर्ध्य तरंग ही संचरित होती हैं। क्या होती है? द्रवों की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होते हुए भी उनके भीतर केवल क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगें ही संचरित हो सकती हैं। आगे देखते हैं, आवर्तकाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शेयर जरूर कीजिएगा। आवर्तकाल, आइए देखिए आवर्तकाल। किसी माध्यम में तरंग संचरण की स्थिति में माध्यम का कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल टी से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। किसी माध्यम में तरंग संचरण की जो स्थिति होती है और स्थिति में माध्यम का कोई कण अपना अगर कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उस तरंग को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। आइए देखते हैं, आवृत्त किसे कहते हैं। किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को तरंग की आवृत्त कहते हैं। इसे स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। आवर्तकाल को कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है और आवृत्त को स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। आइए देखते हैं, आवृत्त चाल तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध क्या होते हैं। आइए देखते हैं, यदि कंपन करते हुए किसी वस्तु का आवर्तकाल टी, आवृत्त n तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा है तो b बराबर n लैम्डा, यानी कि चाल बराबर आवृत्त गुणे तरंग दैर्ध्य। चूंकि आवृत्त बराबर 1 आवर्तकाल तो b बराबर लैम्डा अपान कैपिटल टी, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। चाल किसके बीच की? आवृत्त चाल तथा तरंग दैर्ध्य के संबंध के बीच में। आगे देखते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त ऐसी तरंगें भी होती हैं जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यांत्रिक तरंगें के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी जो होती हैं तरंग दैर्ध्य होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। जैसे प्रकाश, एक्स किरणें, रेडियो तरंगें इत्यादि क्या है? ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उदाहरण हैं। किसके हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं, सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक ही चाल से चलती हैं तथा इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य परिसर बहुत विस्तृत होता है। इनका परिसर 10⁻⁻14 मीटर से लगभग लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का विवरण इस प्रकार है। आइए देखते हैं, पहली है आपकी गामा किरणें। गामा किरणें आपकी पेपर में बहुत ही पूछी जाती हैं। गामा किरणें ये अत्यंत लघु तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। क्या होती हैं? अत्यंत लघु तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। इनका तरंग दैर्ध्य परिसर 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर तक होता है। तरंग दैर्ध्य बहुत कम होने के कारण इन किरणों में अत्यधिक ऊर्जा होती है जिससे ये लोहे की चादरों को पार कर जाती हैं। जो आपकी गामा किरणें होती हैं, जो लोहे की चादरें होती हैं, उनको क्या कर जाती हैं? पार कर जाती हैं। उसके बाद आती है आपकी एक्स किरणें। एक्स किरणें, इन किरणों की खोज जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विल्हेल्म रोंटगेन। इनको रोंटगेन द्वारा की गई थी। इनकी खोज किसने की थी? एक्स किरणों की विल्हेल्म रोंटगेन ने की थी। इनकी तरंग दैर्ध्य 10⁻10 मीटर से 3 × 10⁻8 मीटर तक होती है। इन किरणों का चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों को किया जाता है। उसके बाद आते हैं आपकी परावैंगनी किरणें। परावैंगनी किरणें भी आपकी पेपर में बहुत ही पूछी जाती हैं। इस विकिरण की खोज जर्मन भौतिकविद थे जोहान रिटर ने परावैंगनी किरणों की खोज की थी। इन तरंग दैर्ध्य होती इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य 10⁻8 मीटर से 4 × 10⁻7 मीटर तक होती हैं। ये तरंगें सूर्य के प्रकाश, विद्युत विसर्जन, निर्वात, स्पार्क आदि से उत्पन्न होते हैं। किससे? निर्वात, स्पार्क आदि से उत्पन्न होते हैं। अदृश्य लिखाई, अंगुली के निशानों का पता लगाने तथा खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इनका प्रयोग किया जाता है। किसका? परावैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। चौथी आपकी आते हैं दृश्य विकिरण। आइए देखते हैं दृश्य विकिरण के बारे में। इस विकिरण को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। दृश्य विकिरण को इन विकिरण को हम अपनी आंखों से क्या है? देख सकते हैं। इनका तरंग दैर्ध्य परिसर 4 × 10⁻7 मीटर से 7.8 × 10⁻7 मीटर तक होता है।
दृश्य विकिरण में परावर्तन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है और दृष्टि संवेदन इत्यादि गुण पाए जाते हैं। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण सब दृष्टि क्या है, ये दृश्य विकिरण के क्या है, गुण पाए जाते हैं। इत्यादि सब इसमें गुण पाए जाते हैं। आगे देखते हैं अवरक्त किरणें। पांचवी है आपकी अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें, इन किरणों की खोज एक खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था विलियम हर्शेल ने की थी। इनका तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है, 7.8 × 10⁻⁷ मीटर से 10⁻30 मीटर तक होता है। इन किरणों की वेदन शक्ति अधिक होने के कारण ये घने कोहरे तथा धुंध से पार निकल जाते हैं। युद्ध काल में इसका प्रयोग दूर दूर तक सिग्नल भेजने में किया जाता है। तो किसका सिग्नल भेजने में किसका यूज किया जाता है, आपका अवरक्त किरणों का। आगे देखते हैं पांचवा है आपका सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव्स जिसे कहते हैं। क्या होती है माइक्रोवेव्स, इन पर चर्चा करते हैं। इनका तरंगदैर्घ्य परिसर 1 × 10⁻³ मीटर से 10⁻1 मीटर तक होता है। रडार, उपग्रह, लंबी दूरी के बेतार संचार तथा माइक्रोवेव ओवन में इनका प्रयोग होता है। आगे देखते हैं छठा सतह है आपका रेडियो तरंगे। इनका तरंगदैर्घ्य परिसर 1 × 10⁻⁻1 मीटर से 1 × 10⁻4 मीटर तक होता है। रेडियो तथा टीवी प्रसारण में इनका प्रयोग होता है। तो रेडियो तरंगों का किसमें यूज होता है, रेडियो तथा टीवी प्रसारण में होता है। आपके कुछ तरंग जो टॉपिक है भौतिक विज्ञान का, उसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी यूपीएससी आरओ में, इन पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं एक एक प्रश्न को। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है, तो आपको बताना है निम्न में से कौन सी आपकी यांत्रिक तरंग है। तो आपकी ध्वनि तरंगे क्या है, आपकी यांत्रिक तरंगे हैं, आपकी ध्वनि तरंगे। ये उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्जाम 2016 में प्रश्न पूछा गया है। आइए देखते हैं। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे मैकेनिकल वेव्स होती हैं, जबकि रेडियो तरंगे एक्स किरण तरंग, प्रकाश तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में बहुत उत्पन्न विक्षोभ है जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। यांत्रिक तरंगे माध्यम के कणों की सीमित गति के द्वारा ऊर्जा तथा समय का संचरण करती है, परंतु माध्यम अपने ही स्थान पर बना रहता है। दूसरा प्रश्न है आपका अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण कौन सा। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण आपका बताना है कौन सा, तो बी ध्वनि तरंगे क्या है आपकी, ये अनुदैर्घ्य। ये बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में प्रश्न पूछा गया। आगे देखते हैं। किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचलन की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। जिसे ध्वनि तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग लॉन्गिट्यूडिनल होती है। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से प्रवर्तित होती है। जो आपकी दीर्घ रेडियो तरंगे होती हैं ये किससे प्रभावित होती है, आयनमंडल, जिसे आयनोस्फीयर कहते हैं। यूपी पीसीएस प्री 1991 में पूछा गया प्रश्न है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के आयनमंडल आयनोस्फीयर से प्रवर्तित होते हैं। यह मंडल 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य स्थित होता है। यहाँ की हवा विद्युत आवेशित होती है, और जो यहाँ की हवा होती है आयनोस्फीयर की कैसी होती है, विद्युत आवेशित होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 4, वेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। कैसे किया जाता है, आयनोस्फीयर द्वारा आपका किया जाता है। ये यूपी पीसीएस प्री 1998 प्रश्न बहुत ही पूछा जाता था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो आपको बताना है कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो आपका कौन सा उत्तरदायी है, आप जाहिर सी बात समझ सकते हैं, आयनमंडल, जिसे आयनोस्फीयर कहते हैं। ये 1998 में यूपी डोअर्स सब में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। आपको बताना है कि कौन सी तरंगे हैं जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती। जो ध्वनि होती हैं, ध्वनि को किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए वे शून्य में संचरण नहीं कर सकते हैं। ये एमपी पीसीएस प्री 2000 में प्रश्न बहुत ही पूछा जाता था। आइए देखते हैं। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात या शून्य में गति नहीं कर सकते। यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि की तरंग का संचरण नहीं होता है तथा वहाँ दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को नहीं सुन सकते। तरंग संचरण दो प्रकार के होता है, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगे क्या है, आपकी अनुदैर्घ्य होती हैं। आगे देखते हैं। 7वां आपकी कास्मिक किरणें। कास्मिक किरणें आपकी पीएससी प्री 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। कास्मिक किरणें कौन सी हैं, आपकी आवेशित कण है। क्या है, आवेशित कण है आपकी कास्मिक किरणें। कास्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा की आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8,
कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न इस कथनों पर कौन सा सही नहीं है। आपको बताना कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। वे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। जी हाँ, आपका यही सही नहीं है, वे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है। आपका ये भी सही है, ये सही नहीं है पहला। वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले अपस्थितियों को बनी होती हैं। आपका ये भी सही है। वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं। आपका ये भी। यूपीपीसीएसपी 2005 में प्रश्न पूछा गया है। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, परा उच्च आवृत्ति UHF की तरंगें साधारणतः संचरित होती हैं। इसका मतलब होता है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। क्या होता है? अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। इसका आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। क्या होता है? परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचरित होती हैं अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। ये RAS और RTS प्री 2018 में प्रश्न पूछा गया है। आइए देखते हैं। परा उच्च आवृत्ति अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी UHF की तरंगें साधारणतः अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचरित की जाती है। इसके अलावा अंतरिक्ष तरंगों के रूप में बहुत उच्च आवृत्ति वेरी हाई फ्रिक्वेंसी BHF की तरंगें तथा सूक्ष्म तरंगों माइक्रोवेव्स का भी संचरण किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, दो उत्तरोत्तर श्रृंग यानी कि सक्सेसिव क्रेट्स अथवा दो उत्तरोत्तर ग्रज यानी सक्सेसिव ट्रैक्स के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आपको क्या कहते हैं उसको बताना है। आपको तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या है? वेवलेंथ कहते हैं। BPSC प्री 2002 में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 11, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड माइनस होता है। ये BPSC प्री 2020 में प्रश्न पूछा गया। आगे देखते हैं। वे तरंगे जिन्हें संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये आपको किया जाता है एक्स किरणों का। एक्स किरणें क्या है? क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और क्रिस्टली यानी कि क्रिस्टोग्राफी या मणि विज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसमें क्रिस्टलों में परमाणुओं के विन्यास का अध्ययन किया जाता है। एक्स किरणों के विवर्तन तथा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। आपको क्रिस्टलोग्राफी के नाम से जाना जाता है इसे। आगे देखते हैं। यहीं पे आज की क्लास आपकी तरंग गति की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आगे के लिए क्लास मैं आपके लिए जल्द ही लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और पीछे की क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से देख लीजिएगा। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सपोर्ट करें। कि आप लोगों को कैसे वीडियो ये लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।